नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक लंबा सफर है ये। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब पुरानी खुदाई से मिली चीजें, कुछ लिखे हुए रिकॉर्ड्स, नोट्स, ये हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। बिल्कुल। एकदम शुरुआती इंसानी बसाहटों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने तक। हाँ। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग और फिर जैन बौद्ध धर्मों का उदय, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, खासकर अशोक के समय को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम घटनाओं की लिस्ट बना दें, बल्कि स्रोतों को देखकर ये समझे कि भाई समाज कैसे बदला, सभ्यताएं कैसे बनी और आज का जो भारत है उसकी नींव में ये सब कैसे जुड़ा है। हाँ, एक तरह से पुरानी कड़ियों को जोड़ना। सही कहा, एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। प्रागैतिहासिक काल मतलब वो समय जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। हाँ, जिसे हम पाषाण युग भी कहते हैं। पत्थर का युग। पत्थर का युग। और ये मानव इतिहास का सबसे लंबा हिस्सा है, बहुत लंबा। इसे हम आसानी के लिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। पुरापाषाण मतलब पुराना पत्थर युग, मध्य पाषाण बीच का, और नव पाषाण यानी नया पत्थर युग। पुरापाषाण काल में तो इंसान पूरी तरह शिकारी और संग्राहक था, मतलब जो मिल गया खा लिया, प्रकृति पर निर्भर पूरी तरह से। हाँ। औजार भी बड़े बेडौल से थे, उतने कुशल नहीं, जैसे हैंड एक्स हो गया या चॉपर, भारी भरकम। हाँ भारी। और रहने की जगह जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। हाँ, भीमबेटका तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। वहां लगता है कि वो रहते भी थे और शायद वहीं अपने औजार भी बनाते थे। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स कहते हैं इन्हें। अच्छा, और इन गुफाओं में वो पेंटिंग्स भी तो मिली हैं, कमाल की। हाँ, वो खासकर बाद के दौर की हैं, मध्य पाषाण युग के आसपास की। बड़ी दिलचस्प हैं वो पेंटिंग्स, उनसे उनकी जिंदगी की झलक मिलती है। क्या दिखाते हैं उनमें? शिकार करते हुए लोग, नाचते गाते हुए समूह, रोजमर्रा की जिंदगी। तो ये मध्य पाषाण युग, जो मान लीजिए लगभग 12,000 साल ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, ये एक बदलाव का दौर था। बदलाव? कैसा बदलाव? मौसम बदला, जलवायु गर्म हुई, थोड़ी नम हुई। इससे क्या हुआ कि घास के मैदान फैले। अच्छा। और छोटे जानवरों की संख्या बढ़ी, तो शिकार के तरीके भी बदले। अब इंसान ने छोटे, ज्यादा नुकीले पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। माइक्रोलिथ्स कहते हैं इनको। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर? हाँ, बहुत छोटे। शायद इनको लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर या भाले की नोक बनाते होंगे। ज्यादा कारगर थे ये छोटे जानवरों के शिकार के लिए। तो जलवायु गर्म होने से सिर्फ औजार बदले या जिंदगी में और भी कुछ फर्क पड़ा? नहीं, और भी बड़े फर्क पड़े। जैसा मैंने कहा, घास के मैदान बढ़े तो घास खाने वाले जानवर भी बढ़े। और यहीं से हमें पशुपालन के, कह सकते हैं, शुरुआती संकेत मिलते हैं, आदमगढ़ जैसी जगहों से। पशुपालन मतलब जानवरों को पालना शुरू किया? हाँ, शायद सबसे पहले कुत्ते को पाला होगा, जो शिकार में मदद करता होगा। फिर धीरे धीरे भेड़ बकरियों को। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, कुछ हद तक अपना भोजन खुद जुटाने लगे थे। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और इसी के बाद आता है नव पाषाण युग, जिसे कुछ इतिहासकारों ने, जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड ने, नव पाषाण क्रांति कहा है। क्रांति? ऐसा क्या क्रांतिकारी हुआ? क्रांति इसलिए क्योंकि इसी युग में इंसान ने वो सबसे बड़ा कदम उठाया, खेती करना सीख लिया। अच्छा, खेती की शुरुआत। हाँ, अब वो सिर्फ भोजन ढूंढने वाला यानी संग्राहक नहीं रहा, बल्कि भोजन पैदा करने वाला उत्पादक बन गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। कहाँ मिलते हैं इसके सबूत सबसे पुराने? देखिए, उत्तर प्रदेश के पास कौल्डी हवा और महगरा जैसी जगह है, जहाँ से चावल की खेती के पुराने सबूत मिले हैं। और बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, वहां से कपास उगाने के शायद दुनिया में सबसे पुराने सबूत मिले हैं। कपास भी? वाओ जी। और जब खेती शुरू हुई तो एक जगह टिक कर रहना जरूरी हो गया। हाँ, है ना, फसल की देखभाल करनी है। हाँ बिल्कुल। तो स्थायी बस्तियां बसने लगीं, लोग मिट्टी के घर बना के रहने लगे, गोल या आयताकार घर। तो शिकारी संग्राहक से किसान बन गए? हाँ, एक तरह से यही हुआ। और खेती के साथ फिर औजारों में, बाकी चीजों में भी फर्क आया होगा? जाहिर सी बात है, औजार अब ज्यादा अच्छे बनने लगे, घिसे हुए, पॉलिश किए हुए, ताकि जमीन खोदने, लकड़ी काटने में आसानी हो। हड्डी के औजार भी इस्तेमाल होते थे। और अनाज रखने के लिए? उसके लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे। पहले शायद हाथ से बनाते थे, फिर चाक का इस्तेमाल होने लगा। पहिए का आविष्कार भी इसी दौर से जुड़ा माना जाता है। तो आप देखिए,
रहन सहन, खान पान, औजार, सामाजिक ढांचा, सब कुछ बदल रहा था। ये तो पूरी जीवन शैली ही बदल गई। बिल्कुल, इसीलिए इसे क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो पत्थर के बाद इंसान ने धातुओं का इस्तेमाल सीखा। अगला पड़ाव आता है ताम्र पाषाण युग का, यानी ताम्रे और पत्थर का मिला-जुला दौर। हाँ, सही पकड़ा। चाल्कोलिथिक एज। ये वो समय था जब पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार धातु यानी तांबे का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। अच्छा, तो ये हड़प्पा सभ्यता से पहले था या बाद में? ये देखिए, ये थोड़ा जटिल है। ये संस्कृतियां हड़प्पा से पहले भी थीं, कुछ उसके साथ साथ भी चल रही थीं और कुछ उसके बाद भी, लेकिन ये ज्यादातर ग्रामीण थीं, हड़प्पा की तरह शहरी नहीं। गांव वाली संस्कृति। हाँ, मिट्टी और पत्थर की कच्ची ईंटों के घर बनाते थे। पक्की ईंटें कम ही मिलती हैं, शायद सिर्फ गिलुंड में मिली हैं, और घरों के साइज में भी फर्क दिखता है, जिससे लगता है कि समाज में शायद ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेद शुरू हो गया था। और इनकी कोई खास पहचान, जैसे मिट्टी के बर्तन? हाँ, इनके मिट्टी के बर्तन खास हैं। अक्सर काले और लाल रंग के होते थे, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। कुछ पर सफेद रंग से चित्रकारी भी मिलती है। ये लोग कताई बुनाई भी जानते थे, तख्वे मिले हैं। अच्छा, और इनके रीति रिवाज? मरने के बाद क्या करते थे? ये बड़ा दिलचस्प है। ज्यादातर जगहों पर ये मृतकों को घर के आंगन या फर्श के नीचे ही दफना देते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर, और साथ में मिट्टी के बर्तन और कभी-कभी तांबे की कुछ चीजें भी रख देते थे। क्यों? ऐसा क्यों करते होंगे? शायद ये मानते हों कि मरने के बाद भी जीवन है और वहां इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे इन कंकालों के अध्ययन से एक दुखद बात भी पता चलती है। बच्चों की मृत्यु दर काफी ज्यादा थी उस समय। ओह, मुश्किल जीवन रहा होगा। बिल्कुल। और इसी दौर के आसपास, खासतौर पर दक्षिण भारत में, एक और अनोखी संस्कृति दिखती है, महापाषाण काल। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर? एकदम सही, मेगालिथ। इस संस्कृति की पहचान ही है बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रें या स्मारक। ये खास तौर पर दक्षिण भारत में मिलती हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में। क्या खास है इन कब्रों में? इन कब्रों को बनाने में बड़े बड़े शिलाखंडों का इस्तेमाल होता था। सिस्ट कब्रें, डोलमेनॉइड सिस्ट, कर्ण सर्कल, कई तरह की होती थीं, और इनमें शवों के साथ लोहे के औजार और हथियार मिलते हैं। लोहा, तो ये लोह युग से जुड़ा है? हाँ, ये दक्षिण में लौह युग की शुरुआत के साथ ही जुड़ता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। शवों के साथ काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की चीजें, कभी-कभी सोने या पत्थर के गहने भी मिलते हैं। कहीं-कहीं घोड़े या दूसरे जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? कब्र में रखे सामान से लगता है कि उस समाज में भी सामाजिक हैसियत में अंतर था। किसी की कब्र में ज्यादा सामान, किसी में कम। ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंत और ऐतिहासिक काल की शुरुआत के बीच का एक तरह का संक्रमण काल है। तो हमने पत्थर से लोहे तक का एक लंबा सफर देखा। अब आते हैं भारत की पहली ज्ञात शहरी सभ्यता पर, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जी, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये फली फूली, और जब 1920 के दशक में इसकी खोज हुई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, इसने तो दुनिया को और खासकर अंग्रेजों को चौंका दिया था। हाँ, बिल्कुल। उस समय जो औपनिवेशिक सोच थी कि भारत का तो कोई गौरवशाली अतीत है ही नहीं, उस धारणा पर ये एक बड़ा प्रहार था। पता चला कि यहाँ तो मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी ही एक महान विकसित सभ्यता थी। और वो भी शहरी सभ्यता। बिल्कुल शहरी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कमाल की टाउन प्लानिंग, सुनियोजित शहर। कैसे पता चलता है कि सुनियोजित थे? सड़कें देखिए, बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे ग्रिड पैटर्न पर बनी हो। लगता है किसी ने नक्शा बनाकर शहर बसाया हो। ज्यादातर शहरों में 2 हिस्से दिखते हैं, एक ऊंचा टीला जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, जहाँ शायद शासक वर्ग रहता होगा। हाँ, ऐसा अनुमान है, और एक निचला बड़ा रिहायशी इलाका आम लोगों के लिए। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धोलावीरा में 3 हिस्से मिले हैं। और उनकी वो पानी निकालने की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, उसकी तो आज भी तारीफ होती है। अरे वो तो लाजवाब थी, सच में। आप सोचिए, आज से 4500 साल पहले पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां। ढकी हुई? हाँ, ढकी हुई। हर घर की नाली सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली से जुड़ती थी, और इन मुख्य नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल या सोख्ता गड्ढे भी थे, सफाई के लिए।
ये उस जमाने के हिसाब से अद्भुत इंजीनियरिंग थी। वाकई अद्भुत है। और बड़ी इमारतें भी मिली हैं, जैसे वो विशाल स्नानागार। हाँ, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। एक बड़ा सा पक्की ईंटों का बना तालाब जैसा है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, पानी बदलने का इंतजाम है। शायद इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या स्नान के लिए होता होगा। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अन्न भंडार, ग्रैनरीज भी मिले हैं। ये दिखाते हैं कि अनाज इकट्ठा करने और बांटने की कोई संगठित व्यवस्था जरूर रही होगी। मतलब एक मजबूत प्रशासन था। कला और शिल्प के बारे में क्या खास है? मूर्तियां, मोहरें, इनका बहुत जिक्र होता है। हाँ, कई तरह की चीजें मिली हैं। पत्थर की मूर्तियां हैं, जैसे वो एक दाढ़ी वाले पुजारी जैसी दिखने वाली मूर्ति, या एक लाल पत्थर का पुरुष धड़। कांसे की ढलाई में तो ये लोग माहिर थे। वो नर्तकी वाली मूर्ति? हाँ, वही कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। बहुत मशहूर है वो। इसके अलावा मिट्टी की छोटी मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा की, जिनमें मातृ देवी की मूर्तियां ज्यादा हैं। और फिर आती हैं सबसे रहस्यमयी और खास चीज, उनकी मोहरें, सील्स। हाँ, ये मोहरें बहुत खास लगती हैं। क्या था इनमें? ये ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीटाइट पत्थर की बनी है, चौकोर या आयताकार। इन पर जानवरों की आकृतियां उकेरी हुई हैं। सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर की आकृति मिलती है, जिसे यूनिकॉर्न जैसा कुछ मानते हैं। इसके अलावा बैल, हाथी, गेंडा, बाघ, कई जानवर हैं। और इन पर कुछ लिखा हुआ भी है? हाँ, यही तो पहेली है। हर मोहर पर जानवर के साथ कुछ निशान बने हैं, जो उनकी लिपि लगते हैं। लेकिन ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आज तक नहीं? इतने सालों बाद भी? नहीं, ये चित्रात्मक लिपि है। मतलब चित्रों या संकेतों पर आधारित दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। बुस्ट्रोफिडन कहते हैं इस शैली को। अगर ये लिपि पढ़ी जा सके तो शायद हम उनके समाज, धर्म, शासन के बारे में और बहुत कुछ जान पाएंगे। हाँ, ये तो बड़ा रहस्य है। अच्छा, एक मोहर पर वो योगी जैसी आकृति भी तो है? हाँ, एक मोहर पर एक व्यक्ति पालथी मारकर योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिसके चारों ओर जानवर है। कुछ विद्वान इसे पशुपति यानी शिव का आदि रूप मानते हैं, पर यह सब अभी अनुमानी है, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है। और उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? घरों के आकार और सामान देखकर लगता है कि समाज में शायद कुछ वर्ग रहे होंगे। अमीर गरीब का भेद। लोग फैशन के शौकीन थे, मनके के हार, चूड़ियां पहनते थे, तरह तरह के केश विन्यास बनाते थे। अच्छा। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती थी। गेहूं, जौ उगाते थे, और जैसा मैंने कहा, कपास उगाने वाले शायद ये दुनिया में सबसे पहले थे। और व्यापार? व्यापार भी खूब होता था। अंदरूनी व्यापार तो था ही, बाहर से भी, खासकर मेसोपोटामिया, आज के इराक, के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। लोथल, जो गुजरात में है, वो एक बड़ा बंदरगाह शहर था। वहां एक डॉकयार्ड भी मिला है। इनके बाट और माप भी बड़े स्टैंडर्डाइज्ड थे। तौलने के लिए एक निश्चित अनुपात 16 के गुणक वाले बाट इस्तेमाल करते थे। तो इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई थ्योरीज हैं। पहले एक थ्योरी थी कि बाहर से आर्यों ने आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया। हाँ, ये सुना है। पर अब ज्यादातर विद्वान इसे नहीं मानते। पुरातात्विक सबूत इस आक्रमण की पुष्टि नहीं करते। ज्यादा संभावना अब ये लगती है कि इसके पीछे कई कारण रहे होंगे, खासकर पर्यावरणीय बदलाव। जैसे कि? हो सकता है सिंधु या उसकी सहायक नदियां सूख गई हों, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, खेती पर असर पड़ा होगा, या जलवायु में कोई बड़ा परिवर्तन आया हो, सूखा पड़ा हो, बाढ़ या भूकंप भी वजह हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि धीरे धीरे इनकी व्यवस्था, इनका व्यापार कमजोर पड़ गया होगा। तो मतलब कई चीजें मिलकर जिम्मेदार रही होंगी। हाँ, शायद यही हुआ। कारण जो भी रहा हो, धीरे धीरे ये शानदार शहर उजड़ गए। लोग शायद पूर्व और दक्षिण की ओर चले गए, और भारत में एक बार फिर से ग्रामीण संस्कृतियों का दौर शुरू हुआ, जैसे वो ताम्रपाषाण संस्कृतियां जिनकी हमने बात की थी। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक नया दौर शुरू होता है, वैदिक काल। जी। माना जाता है कि ये इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों के आने से जुड़ा है। अब इसे आक्रमण नहीं,
ज्यादातर प्रवासन यानी माइग्रेशन माना जाता है। हाँ, ये आम धारणा है अब। और इस वैदिक काल को भी हम दो हिस्सों में बांटकर समझते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। ये कब से कब तक था? ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, जो चारों वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद। तो इस समय का समाज कैसा था? समाज कबीलाई था। लोग जन यानी कबीलों में रहते थे, जैसे पुरु, यदु, भरत। परिवार, कुल सबसे छोटी इकाई थी। कबीले का मुखिया राजन, राजा कहलाता था, लेकिन वो कोई निरंकुश शासक नहीं था। मतलब उसकी शक्ति सीमित थी। हाँ, उसकी शक्ति पर कबीले की सभाओं का नियंत्रण रहता था। 3 तरह की सभाएं खास थीं: सभा, समिति और विधत। इनमें कबीले के लोग मिलकर फैसले लेते थे। और दिलचस्प बात यह है कि सभा और विधत में शायद महिलाएं भी भाग लेती थीं। अच्छा, उस समय महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? ऋग्वैदिक काल में हाँ, उत्तर वैदिक काल की तुलना में बेहतर थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो यज्ञों में भाग ले सकती थीं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। और अर्थव्यवस्था और धर्म? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुचारण पर आधारित थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। गाय? हाँ, गायों के लिए ही ज्यादातर लड़ाइयाँ होती थीं, जिन्हें गविष्ठी यानी गायों की खोज कहा जाता था। खेती का महत्व था, पर उतना नहीं जितना पशुपालन का। जौ, यव मुख्य फसल थी। और टैक्स वगैरह? कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। लोग अपनी इच्छा से राजा को बलि नाम का उपहार या भेंट देते थे। अच्छा, स्वेच्छा से। और धर्म? धर्म प्रकृति की शक्तियों की पूजा पर आधारित था। वो लोग इंद्र, जो वर्षा और युद्ध के सबसे प्रमुख देवता थे, अग्नि, आग के देवता, जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माने जाते थे, वरुण, नैतिक व्यवस्था के रक्षक, सोम, एक पौधा जिससे पेय बनता था, जैसे देवताओं की स्तुति करते थे। मूर्तियां या मंदिर थे? नहीं, ऋग्वैदिक काल में मंदिर या मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिलते। वो लोग खुले में यज्ञ करते थे, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घी, अन्न और कभी-कभी पशुओं की आहुति दी जाती थी। और वो वर्ण व्यवस्था, वो कब शुरू हुई? वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आता है, जो शायद बाद में जोड़ा गया। लेकिन शुरुआती ऋग्वैदिक समाज में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित और कठोर नहीं थी। ये ज्यादातर रंग, आर्य गौरवर्ण, दास दस्यु श्याम वर्ण और काम पर आधारित थी। एक ही परिवार में अलग-अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। अच्छा, तो ये बाद में कठोर हुई? हाँ, ये बड़ा बदलाव उत्तर वैदिक काल में आया। तो अब उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज की बात करते हैं। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 या 600 ईसा पूर्व तक? जी, मोटे तौर पर यही समय। इस दौर में आर्य लोग पूर्व की ओर बढ़े और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों, दोआब क्षेत्र में बस गए। और इस काल का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव था लोहे का व्यापक इस्तेमाल शुरू होना। ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्याम अयस या कृष्ण अयस का जिक्र है, जिसे लोहा माना जाता है। लोहे से क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे खेती का उत्पादन बढ़ा। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ करना आसान हुआ, तो खेती लायक जमीन भी बढ़ी। तो अब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन की जगह कृषि हो गया। अच्छा, तो खेती ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हाँ, चावल, व्रीहि और गेहूं, गोधूम मुख्य फसलें बन गईं। खेती के विकास से जीवन में स्थायित्व आया। अब कबीले की जगह बड़े क्षेत्रीय राज्य बनने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। कुरु, पांचाल, काशी, कोसल जैसे जनपद उभरे। तो शासन व्यवस्था भी बदली होगी, राजा की स्थिति? बिल्कुल। अब राजा का पद ज्यादा शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया। उसका क्षेत्र बड़ा हो गया। वो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगा, जैसे राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, वो घोड़े वाला? हाँ, वही। इसमें राजा अपना घोड़ा छोड़ता था। वो जहां तक बिना रोक टोक जाता था, वो सारा इलाका उस राजा का मान लिया जाता था। ये शक्ति प्रदर्शन का तरीका था। अब राजा को सलाह देने के लिए पुरोहित, सेनानी, संग्रहित्री यानी कर जमा करने वाला जैसे अधिकारी भी हो गए। वो सभा समिति का महत्व अब कम हो गया। और समाज में क्या बदलाव आए? वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ? यही वो दौर है जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, पुरोहित, शिक्षक,
क्षत्रिय, योद्धा, शासक, वैश्य, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और शूद्र, सेवा करने वाले, इनके काम और अधिकार निश्चित हो गए। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर माना जाने लगा क्योंकि वो यज्ञ कराते थे और शिक्षा देते थे। क्षत्रिय शासन करते थे, वैश्य उत्पादन और व्यापार, और शूद्रों को बाकी 3 वर्णों की सेवा का काम सौंपा गया। उनकी स्थिति सबसे नीचे थी, उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा गया। और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। ऋग्वेदिक काल की तुलना में उनके अधिकार कम हो गए। सभा समिति में उनका जाना बंद हो गया। उन्हें शिक्षा से भी कुछ हद तक वंचित किया जाने लगा। संपत्ति पर भी उनका अधिकार सीमित हो गया। और भी कुछ सामाजिक बदलाव? हाँ, इसी दौर में गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। मतलब एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न माने जाने वाले लोगों का समूह समान गोत्र में विवाह वर्जित हो गया। जीवन को 4 आश्रमों में बांटने की व्यवस्था भी यहीं से शुरू हुई। ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ, वन में जाकर चिंतन और सन्यास, सब कुछ त्याग देना। हालांकि ये व्यवस्था शायद पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी। और धर्म? क्या देवता भी बदल गए? हाँ, ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का महत्व अब कम हो गया। उनकी जगह नए देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया, रुद्र, जो बाद में शिव के रूप में पूजे गए, और विष्णु, पालनकर्ता। और यज्ञों का क्या हुआ? यज्ञ अब बहुत ज्यादा जटिल, खर्चीले और लंबे हो गए। इनमें पशु बलि भी बहुत बढ़ गए, और इन यज्ञों को कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का माना जाने लगा। इससे समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व और बढ़ गया। तो ये कर्मकांड बहुत बढ़ गए। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसी बढ़ते कर्मकांड, यज्ञों की जटिलता, पशु बलि, जिससे खेती को नुकसान होता था क्योंकि बैल जरूरी थे, और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया शुरू हुई। अच्छा, किस तरह की प्रतिक्रिया? एक वैचारिक मंथन शुरू हुआ। लोग इन कर्मकांडों पर सवाल उठाने लगे। इसी माहौल में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों ने यज्ञ और कर्मकांड की जगह ज्ञान मार्ग, आत्मा ब्रह्मा के रहस्य को समझने पर जोर दिया। और इसी माहौल में फिर नए धर्म भी उभरे? बिल्कुल, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब ये कर्मकांड बढ़ रहे थे, खेती वाली अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, नए शहर बन रहे थे जिसे दूसरा शहरीकरण कहते हैं, तब कई नए दार्शनिक और धार्मिक विचार सामने आए। कई संप्रदाय बने, जिनमें 2 सबसे प्रमुख और स्थायी साबित हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अच्छा, तो पहले जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन परंपरा में माना जाता है कि समय समय पर 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया। पहले ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ। लेकिन इस युग में जैन धर्म को व्यवस्थित रूप और प्रमुखता दिलाने का श्रेय 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को दिया जाता है। महावीर, तो उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? महावीर ने 5 महाव्रतों पर बहुत जोर दिया। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से कष्ट ना पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा न करना। और ब्रह्मचर्य। इनमें से पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा। और ईश्वर के बारे में क्या मान्यता है? जैन धर्म सृष्टि बनाने वाले ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उनका मानना है कि कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसके लिए उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया: सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र, सही आचरण। और उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने आम लोगों की भाषा, प्राकृत में उपदेश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। बाद में जैन धर्म 2 मुख्य पंथों में बट गया: श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। वो एक राज परिवार में जन्मे थे, लुम्बिनी में। लेकिन जीवन में दुख देखकर उनका मन विचलित हो गया और वो सच की खोज में घर छोड़कर निकल गए। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और उनका निधन कुशीनगर में हुआ,
जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये 4 जगहें बौद्धों के लिए बहुत पवित्र हैं। और उनकी मुख्य शिक्षाएं? बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। तीसरा, इच्छाओं को खत्म करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, निर्वाण। और चौथा, इस मुक्ति का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसमें क्या है? इसमें 8 बातें हैं। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध ने कर्मकांड, पशु बलि और वर्ण व्यवस्था का जोरदार खंडन किया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने को कहा, न तो ज्यादा भोग विलास में डूबना, न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। ईश्वर और आत्मा के बारे में बुद्ध क्या मानते थे? बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर मौन रखा, उसे अप्रासंगिक माना। उन्होंने आत्मा के स्थायी अस्तित्व से भी इनकार किया। उनका जोर नैतिक आचरण और अपने दुखों से खुद मुक्त होने पर था। उन्होंने भी आम भाषा का प्रयोग किया? हाँ, बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाएं आम लोगों की भाषा पाली में दी। उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संघ भी स्थापित किया जो उनके धर्म का प्रचार करता था। बाद में अशोक जैसे महान सम्राटों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैलाया। और बौद्ध धर्म भी बाद में बढ़ गया? हाँ, समय के साथ इसमें भी कई पंथ बन गए, जिनमें हीनयान और महायान प्रमुख हैं। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति सम्मेलन हुई थी, जिसमें धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये वो दौर था जब नए विचार और धर्म फैल रहे थे, और इसी समय भारत में बड़े बड़े राज्य भी बन रहे थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। हाँ, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। 16 कौन कौन से प्रमुख थे? काशी, वाराणसी, कोसल, अयोध्या के आसपास, अंग पूर्वी बिहार, मगध दक्षिणी बिहार, वज्जी उत्तरी बिहार, मल्ल गोरखपुर के पास, चेदी बुंदेलखंड, वत्स इलाहाबाद के पास, कुरु दिल्ली मेरठ क्षेत्र, पांचाल पश्चिमी यूपी, मत्स्य जयपुर के आसपास, शूरसेन मथुरा, अश्मक गोदावरी घाटी दक्षिण का एकमात्र, अवंती उज्जैन, गांधार पश्चिमोत्तर पेशावर रावलपिंडी और कंबोज गांधार के उत्तर पश्चिम में। ये सब एक जैसे थे? मतलब सब में राजा ही होता था? नहीं, ज्यादातर में तो राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन, लेकिन कुछ गणराज्य या गणसंघ भी थे। गणराज्य मतलब आज की तरह? नहीं, आज की तरह लोकतांत्रिक नहीं। इन्हें कुलीन तंत्रीय ओलिगार्किक कहना ज्यादा सही होगा, जैसे वज्जी संघ जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे, और मल्ल गणराज्य। इनमें शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं होता था, बल्कि कई कुलीन परिवारों के प्रमुख मिलकर शासन चलाते थे, एक सभा के जरिए। अच्छा, ये अलग तरह की व्यवस्था थी। हाँ, लेकिन इन महाजनपदों में आपस में खूब लड़ाइयां होती थीं, सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था। और इन 16 में से एक मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। क्या कारण थे इसके पीछे? हाँ, मगध इन सब में सबसे आगे निकल गया और धीरे धीरे उसने बाकी कई जनपदों को अपने में मिला लिया। इसके कई कारण थे। एक तो मगध गंगा के मैदान में था, जमीन बहुत उपजाऊ थी, खेती अच्छी होती थी। दूसरा, इसके पास खासकर दक्षिणी बिहार में लोहे के बड़े भंडार थे। इससे उन्हें अच्छे हथियार और खेती के औजार बनाने में मदद मिली। लोहा उस समय बहुत बड़ी ताकत रहा होगा। बिल्कुल। तीसरा, मगध की दोनों राजधानियां, पहले राजगृह जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, और बाद में पाटलिपुत्र जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, एक तरह का जल दुर्ग, रणनीतिक रूप से बहुत सुरक्षित थीं। चौथा, मगध के जंगलों में हाथी बहुत मिलते थे और हाथियों का सेना में बहुत महत्व था उस जमाने में। हाँ, हाथियों की सेना। और पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, मगध को एक के बाद एक कई शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक मिले। हर्यक वंश के बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु, फिर शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। नंद वंश, महापद्मनंद का नाम आता है इसमें। हाँ, महापद्मनंद को तो भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत विशाल सेना बनाई और कलिंग समेत कई राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया।
तो नंद वंश के समय मगध एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था। जी हाँ, लेकिन नंद शासक, खासकर आखिरी शासक धनानंद, थोड़े अलोकप्रिय हो गए थे। और इसी समय सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। हाँ बिल्कुल, जब मगध में नंदों का शासन था, उसी समय 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का शासक सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ईरान को जीतने के बाद भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर आ धमका। उसका भारत पर क्या असर पड़ा? सिकंदर ने सिंधु नदी पार की, तक्षशिला के राजा आम्भी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम नदी के किनारे उसका सामना राजा पोरस या पुरु से हुआ। हाँ, पोरस की वीरता की कहानी मशहूर है। बिल्कुल, झेलम का युद्ध बहुत भयंकर हुआ। पोरस हार गए, लेकिन सिकंदर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उनका राज्य उन्हें लौटा दिया और उनसे दोस्ती कर ली। फिर सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ा मगध तक? उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो कई सालों से लड़ते लड़ते थक चुके थे, घर की याद आ रही थी, और उन्होंने मगध की विशाल सेना और हाथियों के बारे में भी सुन रखा था, जिससे वो डर गए थे। तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। रास्ते में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो सिकंदर के आक्रमण का नतीजा क्या निकला? देखिए, सीधे तौर पर उसने कोई बड़ा साम्राज्य भारत में नहीं छोड़ा, लेकिन उसके आक्रमण से भारत और यूनान यानी यूरोप के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। व्यापार के नए रास्ते खुले, जल और थल दोनों, और उसने पश्चिमोत्तर भारत की छोटी छोटी शक्तियों को कमजोर कर दिया, जिससे वहां एक तरह का राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। और इसी खालीपन का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिल्कुल, इसी मौके का फायदा उठाकर अपने गुरु और सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पश्चिमोत्तर में अपनी स्थिति मजबूत की और फिर मगध पर हमला करके नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को उखाड़ फेंका। और इस तरह मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। हाँ, लगभग 321 ईसा पूर्व में। ये भारतीय इतिहास का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है। चंद्रगुप्त ने एक बहुत विशाल साम्राज्य बनाया, जिसमें आज का लगभग पूरा भारत, सुदूर दक्षिण को छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा शामिल था। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराया था। हाँ, सिकंदर की मौत के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराया और संधि के तहत सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के इलाके चंद्रगुप्त को दे दिए। अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी और मेगास्थनीज को राजदूत बना के भेजा। हाँ, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीज ने यहाँ जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नाम की किताब में लिखा। तो मौर्य काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हैं? दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित स्रोत हैं। एक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये नाम भले ही अर्थशास्त्र हो, पर यह मूलतः राजनीति, प्रशासन, कानून, विदेश नीति, सैन्य रणनीति, इन सब पर एक जबरदस्त ग्रंथ है। इसमें मौर्य प्रशासन की पूरी रूपरेखा मिलती है। और दूसरा इंडिका। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका। दुर्भाग्य से ये किताब अपने मूल रूप में अब मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी और रोमन लेखकों जैसे स्ट्राबो, एरियन, प्लिनी ने अपनी किताबों में इंडिका के बहुत सारे उद्धरण दिए हैं। उनसे हमें पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन, मौर्य दरबार, सेना और उस समय के भारतीय समाज के बारे में काफी जानकारी मिलती है। क्या मेगास्थनीज की सारी बातें सही हैं? नहीं, कुछ बातों में वो शायद चूक गए या उन्हें गलतफहमी हुई। जैसे उन्होंने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है या भारतीय समाज 7 जातियों में बटा है। ये बातें पूरी तरह सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी इंडिका एक बहुत मूल्यवान स्रोत है। और इन किताबों के अलावा? इनके अलावा पुरातात्विक स्रोत हैं। खुदाई में मिले अवशेष, मिट्टी के बर्तन, खासकर नॉर्डन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, सिक्के, आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स, और सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के शिलालेख। हाँ, अशोक पर आते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक। जी, अशोक का शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था। अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शुरू में वो काफी क्रूर थे। चंडाशोक भी कहा गया है। हाँ, कुछ बौद्ध ग्रंथों में ऐसा जिक्र मिलता है कि सिंहासन पाने के लिए उन्हें अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा और शुरू में वो काफी कठोर थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, इसके बारे में बताइए। कलिंग, आज का तटीय ओडिशा, उस समय एक शक्तिशाली राज्य था और मगध के अधीन नहीं था।
अशोक ने उसे जीतने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। युद्ध बहुत भयानक हुआ। अशोक जीत तो गए, लेकिन युद्ध में हुए विनाश, लाखों लोगों के मारे जाने और बंदी बनाए जाने के दृश्य ने उन्हें हिला के रख दिया। अशोक के अपने 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन है और उनके पछतावा का जिक्र है। इस युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब वो शस्त्रों से विजय, दिग्विजय की जगह धर्म से विजय, धम्म विजय की नीति अपनाएंगे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए और अंततः उसे अपना लिया। लेकिन उन्होंने जो धम्म की नीति चलाई वो सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। तो फिर ये धम्म क्या था? अशोक का धम्म दरअसल एक नैतिक आचार संहिता थी, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी और व्यावहारिक बातें शामिल थी। ये कोई नया धर्म या पंथ नहीं था। इसमें जोर था अहिंसा, जीवों को चोट न पहुंचाना, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना, दासों और सेवकों के प्रति दया का भाव रखना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना और फिजूल खर्ची से बचना। तो ये एक तरह से सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन का संदेश था। बिल्कुल। अशोक चाहते थे कि उनके साम्राज्य के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्मीय समुदाय के हों, शांति और सद्भाव से रहें और नैतिक जीवन जिएं। उन्होंने इस धम्म का प्रचार करने के लिए बहुत काम किया। जैसे कि उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था धम्म का प्रचार करना, लोगों को धम्म के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करना और जन कल्याण के काम देखना। उन्होंने खुद भी धम्म यात्राएं की। और वो शिलालेख? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने अपने धम्म के संदेशों और प्रशासनिक आदेशों को पत्थर के खंभों, स्तंभलेख और चट्टानों, शिलालेख पर खुदवाया। ये लेख प्राकृत भाषा, जो आम लोगों की भाषा थी, और ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कुछ पश्चिमोत्तर में खरोष्ठी और अरामिक लिपियों में भी हैं। ये शिलालेख पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगहों पर लगवाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें पढ़ और समझ सकें। इनसे हमें सीधे अशोक के विचारों का पता चलता है। एकदम। ये उस समय के इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति बुलवाई। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। मध्य एशिया और शायद यूनान तक भी धर्म प्रचारक भेजे। वास्तुकला में भी उनका योगदान रहा। स्तूप, स्तंभ। हाँ, माना जाता है कि अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए। हालांकि ज्यादातर अब नहीं है या बाद में बदल गए, जैसे सांची का स्तूप। उनके बनवाए पत्थर के एकाश्म स्तंभ एक ही पत्थर से बने तो कमाल के हैं। उन पर बेहतरीन पॉलिश है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसके शीर्ष को हमने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है, वो अशोक की ही देन है। उन्होंने आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं भी खुदवाईं। तो अशोक एक महान शासक थे, इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का उनके बाद क्या हुआ? पतन क्यों हो गया? अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व के बाद मौर्य साम्राज्य ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। लगभग 50 साल में ही उसका पतन हो गया। इसके कई कारण बताए जाते हैं। क्या थे वो कारण? एक तो अशोक के उत्तराधिकारी उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसे संभालना मुश्किल था। दूर के प्रांतों के गवर्नर शायद स्वतंत्र होने लगे थे। दूसरा, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की शांतिवादी नीति और यज्ञों पर रोक लगाने से ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया था और सेना भी थोड़ी शिथिल हो गई थी। अच्छा, ये भी कारण माना जाता है। हाँ, हालांकि इस पर मतभेद है। कुछ लोग आर्थिक कारणों को भी जिम्मेदार मानते हैं। इतना बड़ा प्रशासन और सेना चलाने में और अशोक के जनकल्याण और धम्म प्रचार के कामों में शायद बहुत खर्च होता था, जिससे खजाना खाली हो गया। बाहरी आक्रमणों का भी खतरा था। पश्चिमोत्तर से बैक्ट्रियन यूनानियों ने हमले शुरू कर दिए थे। और अंत कैसे हुआ? अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। इस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये थी प्राचीन भारत के एक बहुत लंबे और महत्वपूर्ण दौर की कहानी। हमने पत्थर के औजारों से शुरुआत की। हाँ, और फिर खेती, गांव, शहर, लोहे का इस्तेमाल, नए विचार, नए धर्म और आखिर में एक विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य के बनने और फिर उसके बिखरने तक का सफर देखा। बिल्कुल।
ये एक अद्भुत यात्रा है। हमने देखा कि कैसे समाज, शासन, अर्थव्यवस्था, कला, धर्म, विचार सब धीरे धीरे विकसित हुए, कैसे एक दूसरे को प्रभावित किया। ये सब मिलकर उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर भारत का आगे का पूरा इतिहास और संस्कृति खड़ी है। हाँ, इन स्रोतों को देखते हुए एक बात तो साफ लगती है कि प्राचीन भारत कोई स्थिर जगह नहीं थी। लगातार बदलाव हो रहे थे, लोग आ जा रहे थे, संस्कृतियां मिल रही थीं, विचार टकरा रहे थे, नई तकनीकें आ रही थी। सही कहा। प्रवासन, विजय, आत्मसातीकरण, दार्शनिक मंथन, इन सब की लहरें आती रहीं। तो सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि हजारों साल पहले हुए इन संपर्कों, इन संघर्षों, इन बदलावों की गूंज, अलग अलग समूहों, तकनीकों और विचारों के बीच हुए उस मेलजोल की गूंज आज भी हमारे इस उपमहाद्वीप की इतनी जटिल और विविध संस्कृति में कैसे महसूस होती है? कहाँ-कहाँ उसके निशान दिखते हैं? बिल्कुल, ये एक सवाल है जिस पर सोचते रहना चाहिए।